डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। देहरादून में सीएम धामी ने बंधवाई राखी, रक्षाबंधन कार्यक्रम को किया संबोधित। धामी ने की बीजेपी को वोट डालने की अपील। हरिद्वार में शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव का किया समर्थन, संत समाज के जन जागरण की अपील की। धामी बोले, एक राष्ट्र एक चुनाव राष्ट्र हित का विषय है। उत्तराखंड में बारिश का कहर, टपकेश्वर में उफनी तमसा नदी, अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ा। मौसम विभाग ने देहरादून, नैनीताल समेत 6 जिलों में जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। देवीधुरा में गूंजा आस्था का जयकारा, शुरू हुआ ऐतिहासिक बगवाल मेला। 4 सितंबर तक चलेगा 13 दिवसीय ये मेला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ समृद्धि यादव और आप देख रहे हैं स्टेट लाइव, जहां हम आपको उत्तराखंड न्यूज बुलेटिन, जहां हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। तो चलिए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। पहली खबर देहरादून से, जहां देहरादून में रक्षाबंधन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मुझे लगता है कि आप सभी उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जब आप इस चुनाव में, जो हर 5 साल में एक बार होता है, हमारे भाई के लिए पूरे जोश के साथ वोट डाल सकें। आप इतने वोट डालेंगे कि जब मतपेटियां खुलेंगी तो उनमें कमल के निशान के अलावा कुछ नहीं निकलेगा। कमल ही कमल और मालाओं की ऐसी भरमार होगी कि ऐसा लगेगा मानो दिवाली का त्योहार हो। मुझे लग रहा है कि आप सब लोग तो, अब वोट तो 6 महीने बाद होगा कि 5 महीने बाद होगा, लेकिन मुझे लगता है एक एक दिन आप सब इंतजार करोगे कि चुनाव का दिन आए और हम सारे के सारे अपने भाई को, जो 5 साल में एक बार आने वाला चुनाव है, उस चुनाव में जो भरपूर वोट देकर आ जाएं। और इतने वोट दे दें कि जब वो जो डब्बा खुलेगा ना, क्या बोलते हैं उसको, बैलेट बक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो बक्से में से, अरे ईवीएम मशीन तो आजकल कहते हैं, हम लोग तो पुराने समय में बक्सा कहते थे। हमारे समय में जब हम छोटे थे तो बक्सा कहते थे। वोटों का बक्सा। तो अब वोटों की बक्से की जगह ईवीएम हो गया। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वहीं इस दौरान शहर की बड़ी संख्या में बहनों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी। वहीं समारोह में बहनों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधते हुए उनके स्वास्थ्य, दीर्घायु और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भाई बहन के प्रेम, विश्वास और स्नेह का ये पर्व हमारी समृद्धि, संस्कृति, परंपरा का एक प्रतीक है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने ये भी कहा कि सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन केवल भाई बहनों के रिश्ते का पर्व नहीं, बल्कि समाज में आपसी प्रेम, सम्मान और भाईचारे की भावना को मजबूत करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। कार्यक्रम में शहर की बड़ी संख्या में महिलाएं और गणमान्य लोग भी मौजूद रहे हैं। हरिद्वार के प्राचीन अवधूत मंडल आश्रम में आयोजित संत समागम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक राष्ट्र एक चुनाव की जरूरत पर जोर दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि बार बार होने वाले चुनावों से देश के विकास की रफ्तार प्रभावित होती है और समय, पैसा और प्रशासनिक संसाधनों की बर्बादी भी होती है। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा कि लगातार चुनावों के कारण स्कूलों की पढ़ाई बाधित होती है और अधिकारी, पुलिस और अन्य कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में लग जाते हैं, जिससे विकास कार्यों का पूरा ध्यान नहीं दिया जा पाता। इसी को लेकर अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं तो संसाधनों की बचत होगी और प्रशासन, विकास और जनसेवा पर अधिक समय दे सका जा सकेगा। वहीं उन्होंने संत समाज से अपनी प्रवचनों के माध्यम से इस मुद्दे पर जन जागरूकता फैलाने की अपील की और कहा कि ये किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्र हित का विषय है। इस दौरान उन्होंने वंदे मातरम के पूर्ण स्वरूप का समर्थन करने की भी अपील की
और कहा कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक नहीं बल्कि राष्ट्रहित, सुशासन और जन कल्याण से जुड़ा विषय है। बार बार चुनाव से आचार संहिता लगती है और बड़ी संख्या में अधिकारी, शिक्षक और सुरक्षा कर्मी चुनाव में लग जाते हैं। एक साथ चुनाव होने से सार्वजनिक धन की भी बचत होगी और प्रशासन को विकास के लिए अधिक समय मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को राष्ट्र चर्चा के केंद्र में लाया है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए विकास की निरंतरता जरूरी है। उन्होंने संतों के लोकतंत्र को मजबूत करने और राष्ट्र को सर्वोपरि रखने के लिए समाज का मार्गदर्शन करने की अपील भी करी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल और अंतर मध्य भारत के मंत्र को धरातल पर उतारने के लिए उत्तराखंड सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में जुटी हुई है। वहीं सरकार का लक्ष्य है कि स्थानीय उत्पादकों को बेहतर बाजार मिले और खरीदने वाले को उसमें पहाड़ की मेहनत, संस्कृति और मिट्टी की खुशबू महसूस हो। इसके लिए ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसे व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है ताकि किसानों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों को उनके उत्पाद का उच्च मूल्य मिल सके। साथ ही स्वरोजगार को बढ़ावा देकर पलायन रोकने पर भी जोर दिया गया है। ग्राम से विकास, MSME, खादी एवं ग्रामोद्योग और भाषा विभाग के कैबिनेट मंत्री भारत चौधरी के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के साथ छोटे उद्यमों को सशक्त बनाने के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। आपको बता दें, सरकारी योजनाओं का असर जमीन पर दिखने लगा है और अब बड़ी संख्या में लोग रिजर्व पलायन पर अपना स्वरोजगार शुरू कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अब तक 13,000 से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है, जबकि 8,000 से अधिक महिलाएं उद्यमियों और स्वयं सहायता समूह को आजीविका से जोड़ा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण की बात करें तो वहां आजीविका मिशन के तहत 5 लाख से अधिक महिलाएं 70,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। ये महिलाएं पहाड़ी मसाले, मुंडावा, झंगोड़ा, डाले, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प और ऊनी उत्पादों को कारोबार का रूप दे रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए सरकार के हाउस ऑफ हिमाचल नाम के अम्ब्रेला ब्रांड बनाया है, जो उत्तराखंड के उत्पादों को एक पहचान दे रहा है। चंपावत से सनसनी खबर, जहां चंपावत में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के एक संवेदनशील मामले ने प्रशासन का ध्यान खींच लिया है। आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष कुमार ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष और तथ्यात्मक जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए। वहीं प्रशासन ने साफ किया कि उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेखों के आधार पर 12 अगस्त को गर्भस्थ शिशु के जीवित होने और 18 अगस्त को फिटल डिमाइस की पुष्टि हुई। हालांकि मृत्यु का वास्तविक समय और कारण केवल इन दिनों अब अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों के आधार पर ही तय नहीं किया जा सकता। अब जांच समिति तथ्यों की पड़ताल करेगी। वहीं चंपावत में गर्भस्थ शिशु की मृत्यु के मामले में जिलाधिकारी मनीष कुमार ने त्वरित संज्ञान लेते हुए निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए और साथ ही जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेखों, जांच रिपोर्टों और पूरे प्रकरण से जुड़े तथ्यों का बारीकी से परीक्षण करने का कहा भी। इसके साथ साथ मामला 22 वर्षीय प्रियंका से जुड़ा है, जिन्होंने 18 अगस्त को जिला चिकित्सालय लोहाघाट में चिकित्सीय परामर्श लिया था। चिकित्सीय जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि करीब 2 दिनों से उन्हें गर्भस्थ शिशु की हलचल महसूस नहीं हो रही थी। अब इस मामले में सामने आया कि चिकित्सीय अभिलेख महत्वपूर्ण है। 12 अगस्त 2026 की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गर्भस्थ शिशु जीवित पाया गया। वहीं रिपोर्ट में शिशु की हृदय गति 135 प्रति मिनट दर्ज की गई थी और फीटल मूवमेंट्स तथा कार्डियक मूवमेंट्स मौजूद होने का उल्लेख था। इसके साथ साथ गर्भावस्था की अवधि करीब 34 सप्ताह बताई जा रही थी। वहीं अब 18 अगस्त की बाहरी निजी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कार्डियक
एक्टिविटी अनुपस्थित पाई गई और फीटल डिमाइस का उल्लेख दिया गया। रिपोर्ट में फीटल मूवमेंट्स भी एब्सेंट दर्ज हुए हैं। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर देवेश चौहान के अनुसार उपलब्ध दोनों रिपोर्टों से इतना स्पष्ट होता है कि 12 अगस्त को गर्भस्थ शिशु जीवित था, जबकि 18 अगस्त को फीटल डिमाइस पाया गया था। उपलब्ध अभिलेखों में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि शिशु की मृत्यु 2 सप्ताह पहले ही हो गई थी। हालांकि प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि मृत्यु का वास्तविक समय और कारण केवल 2 अल्ट्रासाउंड रिपोर्टों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इसके लिए मृत स्वास्थ्य की स्थिति, चिकित्सा अभिलेखों और आवश्यक अन्य जांचों का विस्तृत निरीक्षण जरूरी है। अगली खबर चमोली से है, जहां चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में रविवार रात से लगातार बारिश हो रही है। वहीं लगातार हो रही इस बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और दोनों नदियां अब खतरे के निशान के करीब बह रही हैं। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन को पूरी तरीके से अलर्ट पर रख दिया गया है। वहीं संवेदनशील स्थानों पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। इसी के साथ साथ लोगों से नदी के किनारों से दूर रहने और सतर्क रहने की अपील भी करने की घोषणाएं की जा रही है। निवासियों को सलाह भी दी गई है कि बारिश के दौरान अनावश्यक रूप से नदियों या घाटों पर ना जाएं और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें। उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। देहरादून, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल और बागेश्वर में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं टिहरी में हल्की बारिश हो रही है। बारिश के बीच पौड़ी जिले के बीरोखाल ब्लॉक में मेटागाणा घाट, ग्वीन, रसियादेव मोटर मार्ग पर पहाड़ी दरक है। भूस्खलन की वजह से सड़क का बड़ा हिस्सा टूट के गिर गया है और वाहनों की आवाजाही भी बंद हो गई है। उत्तरकाशी को देखें तो उत्तरकाशी में कराड़ी झूला पुल के पास यमुना के तेज बहाव में एक मजदूर फंस गया, जिससे पुलिस, फायर सर्विस और एसडीआरएफ ने रस्सियों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। रुद्रप्रयाग में भी लगातार बारिश के कारण अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। भारी बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 80 सड़कें बंद है। इनमें 2 स्टेट हाईवे, एक मुख्य जिला मार्ग, 12 पीडब्ल्यूडी सड़कें शामिल हैं। राज्य आपदा की बात करें तो प्रबंधन के अनुसार 1 अप्रैल 2026 से अब तक प्राकृतिक आपदाओं में 44 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 46 लोग घायल हैं और एक व्यक्ति लापता चल रहा है। रविवार को अल्मोड़ा, नैनीताल, टिहरी, पौड़ी और बागेश्वर में भी बारिश हुई है, जहां नैनीताल में करीब 2 घंटे तक तेज बारिश हुई है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वहीं देहरादून में भी टिपकेश्वर महादेव मंदिर के पास पुराने आम के पेड़ का एक बड़ा हिस्सा बिजली के तारों पर गिर गया। इससे कुछ कारें क्षतिग्रस्त हुई और बिजली भी प्रभावित हुई। आने वाले दिनों में भी भारी बारिश से राहत मिलने के असर कम है और साथ ही 25, 26 और 27 अगस्त को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश और गरज के साथ बौछार पड़ सकती है। वहीं पहाड़ी इलाकों में कुछ जगह तेज भारी बारिश की भी संभावना जताई गई है। इसलिए संवेदनशील क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। बड़कोट में यमुना नदी के तेज बहाव में फंसे मजदूर को फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर सकुशल बाहर निकाल लिया। आपको बता दें, मामला खराड़ी क्षेत्र में झूला पुल के पास का है, जहां रविवार को बिहार निवासी मजदूर सुरजीत यादव यमुना नदी में नहाने गया था। इसी दौरान अचानक पैर फिसलने से वो तेज बहाव की चपेट में आ गया और नदी में कुछ दूरी तक बहता चला गया। हालांकि कुछ दूर जाने के बाद सुरजीत नदी के बीच बने एक टापू पर पहुंच गया, लेकिन चारों तरफ पानी का तेज बहाव होने की वजह से वहीं फंसा रह गया। वहीं मजदूर के नदी में फंसे होने की सूचना मिलते ही फायर सर्विस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। जवानों ने रस्सियों की मदद से तेज बहाव के बीच संवाधिनिक पूर्वक टापू तक पहुंचकर सुरजीत को सुरक्षित बाहर निकाला और रस्सी के सहारे नदी के किनारे पहुंचाया। इसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फायर ऑफिसर एसएस चौहान के मुताबिक समय रहते किए गए इस रेस्क्यू ऑपरेशन की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया है।
ऋषिकेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, पुलिस ने लोगों को डराने, धमकाने, मारपीट, अवैध वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गैंग लीडर जगजीत उर्फ जग्गा समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ साथ पुलिस के मुताबिक जगजीत अपने साथियों के साथ मिलकर जमीन और पारिवारिक विवादों में लोगों को धमकाता था और विवादों को अपने तरीके से सुलझाने का दबाव बनाता था। वहीं आरोप यह भी है कि गिरोह के लोगों ने फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर लोगों से पैसे वसूले हैं। इसके अलावा घरों में घुसकर मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने की शिकायतें भी सामने आई है। वहीं पुलिस के मुताबिक लोगों में गिरोह का इतना डर था कि वो इनके खिलाफ शिकायत करने से भी डरते थे। फिलहाल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जगजीत उर्फ जग्गा, प्रणव उर्फ राघव बत्रा और दीपेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जगजीत के घर से किंग ऑफ उत्तराखंड लिखा बोर्ड भी बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक जगजीत और उसके साथियों के खिलाफ 2016 और 26 के बीच 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं मामले में फरार आरोपी रवि गुप्ता की फिलहाल तलाश जारी है और पुलिस लगातार दबिश दे रही है। तो बताना चाहता हूँ कि वरिष्ठ पुलिस महोदय द्वारा ये बताया गया था कि सट्टे अपराधियों और संगठित अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में ये एक जगजीत उर्फ जग्गा, जो ऋषिकेश का निवासी है, जो किंग ऑफ उत्तराखंड के नाम से अपने को बोर्ड लगाकर लोगों अपने साथियों के साथ मिलकर यहाँ की भोले वाली जनताओं या लोगों को डरा धमकाकर और उनसे मारपीट कर अवैध वसूली का काम करता था। लोग जो है, स्थानीय लोग यहाँ से इसके विरुद्ध अभियोग लिखाने से या थाने में आने से डरते थे। इसी को हमें संज्ञान लेते हुए हमने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर इसको अरेस्ट करते हुए इसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। पीड़ित कई लोग हैं इनके खिलाफ कुल 11 मुकदमा अभी पंजीबद्ध हुए, जिसमें अभी 3-4 मुकदमे अभी विचाराधीन है, जो विभिन्न लोगों द्वारा लिखाए गए। और भी लोगों की लगातार हमारे पास इस संबंध में जब ये पता लगा कि ऐसे हो गया है, पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तब लोगों में विश्वास जागते हुए और डरते हुए भी, लेकिन फिर हमारे पास आए हैं। चंपावत के विश्व प्रसिद्ध मां वराही धाम देवी धुरा में रविवार को आस्था और संस्कृति का भव्य संगम देखने को मिला। आपको बता दें, ढोल नगाड़ों, छलिया नृत्य और कलश यात्रा के बीच 13 दिवसीय देवी धुरा बगवाल मेले का विधिवत शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री राम सिंह खेड़ा ने मां वाराही मंदिर के मुख्य द्वार पर फीता काटकर और दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इसके बाद उन्होंने मां वराही देवी के दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति की कामना की। मुख्य बाजार से मंदिर तक निकाली भव्य शोभा यात्रा में पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और छात्राओं की भागीदारी ने लोक संस्कृति की झलक पेश की। इसी के साथ साथ संस्कृत महाविद्यालय और राजकीय विद्यालय की छात्राओं ने वेद मंत्रों और स्वस्तिक वाचन से अतिथियों का स्वागत किया। मंत्री खेड़ा ने देवी धुरा धाम से अपने बचपन के जुड़ाव को याद करते हुए कहा कि धाम देश विदेश के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। उन्होंने कहा कि बगवाल हमारी गौरवशाली परंपरा की पहचान है और सभी श्रद्धालु शांतिपूर्ण आयोजन के साथ सहयोग करें। देवी धुरा की बगवाल सिर्फ मेला नहीं, बल्कि सदियों पुरानी लोक आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसमें 7 शो और 4 खमों से हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 28 अगस्त को होने वाला एक ऐतिहासिक बगवाल होगी, जो रक्षाबंधन के अवसर पर आयोजित की जाती है। 13 दिवसीय मेला 4 सितंबर तक चलेगा। प्रशासन और मेला समिति ने सुरक्षा, यातायात, पेयजल और स्वच्छता की पूरी तैयारी कर ली है। फिलहाल इस बुलेटिन के लिए इतना ही। ऐसी और खबरें और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।